हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन हुआ। 19 घंटे के ब्रेकडाउन के बाद मुख्तलिफ शहरों में बिजली जुज़वी बहाल है। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बिजली बहाल हो गई। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के कई शहरों में भी बिजली बहाल हो गई है। बिजली के तवील ब्रेकडाउन से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल, पेट्रोल पंप बंद, अस्पतालों में भी आवाम परेशान दिखाई दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी बना दी है, ऐसा कहना है वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का। मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन का मामला है। मजमूई तौर पर 1112 ग्रिड स्टेशन में से 350 से ज़ायद पर बिजली बहाल कर दी गई है। हुकाम ने यह तफसील दी। मजीद बताया 771 ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाली का काम जारी है। आइस्को के 114 में से 94 ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल की गई है। लेस्को के 86 और पेस्को के 40 ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी गई है। मैपको के भी 50 और हेस्को के 71 में से 30 ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाली का काम मुकम्मल किया गया है। अपडेट करते चलें अहम खबर से। मुख्तलिफ स्टेशन पर बिजली बहाल की गई है। मजमूई तौर पर 1112 ग्रिड स्टेशन में से 350 से ज़ायद पर बिजली बहाल कर दी गई है, ऐसा हुकाम ने कहा है। मुल्क भर में बिजली के ब्रेकडाउन का मामला है। कराची में बिजली की तवील बंदिश के बाद बहाली का अमल जारी है। इस बारे मजीद हमें बताएंगे शुएब बुखारी। शुएब, क्या सूरत हाल है? घंटे गुजर चुके हैं कराची में, जो अब तक बिजली बहाली का काम जो है वो शुरू नहीं हो सका पूरी तरह। जुज़वी तौर पर कुछ इलाकों में जो है वो बहाल की गई है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए गुलशन इकबाल के कुछ इलाके हैं जहां पर जुज़वी तौर पर बहाल की गई है। इसके साथ साथ लियाकताबाद के कुछ एरियाज़ हैं जहां पर कुछ इलाकों में बहाल हुई है। ताहम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, इन अजला में जो है वो कुछ इलाकों में जो है वो बहाल की गई है। ख़ास तौर पर डिफेंस के अगर इलाकों की अगर बात की जाए जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके हैं, वहाँ पर भी जुज़वी तौर पर बहाल की गई है। इसके अलावा महमूदाबाद के कुछ इलाके हैं, PCHS या फिर बहादुराबाद के कुछ इलाके हैं। चूँकि मैं इस वक्त बहादुराबाद में मौजूद हूँ, यहाँ पर इस वक्त बिजली मौजूद नहीं है और इस वजह से जो है वो आज दिन भर हमने देखा कि बिजली ना होने की वजह से लोगों ने जो है वो जनरेटर पर गुजारा किया और जनरेटर की वजह से जो है वो ज़ाहिर पेट्रोल इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो पेट्रोल पम्प्स पर जो है वो लाइनें लगी रहीं, शहरियों की दिन भर कतारें लगी रहीं पेट्रोल के हुसूल के लिए। इसके साथ साथ हमने मार्केट्स वगैरह भी देखी कि मार्केट्स में भी जो है वो इतना खासा कोई रुझान नहीं था। मार्केट्स भी बहुत डाउन थी, बंद थी मार्केट्स। शहरियों का रुझान बहुत कम था चूँकि बिजली नहीं थी और मार्केट्स जो दुकानदार थे उन्होंने भी जो है वो ज़्यादा देर तक जो दुकानें अपनी खुली ना रख सके और कुछ तो ऐसे इलाके थे जहाँ पर जो है वो दुकानें खुल ही ना सकी बिजली ना होने की वजह से। यही वजह है कि बिजली ना होने की वजह से काफ़ी यानी कि मार्केट्स को भी नुकसान पहुँचा है और साथ साथ जो है वो जो शहरी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब भी उनको बिजली नहीं है। और उसके साथ साथ बिजली ना होने की वजह से पानी की बड़ी शदीद जो है वो किल्लत रही है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक हुकाम से हमारी बात हुई, उनका ये बताना था कि बिजली ना होने की ख़ास वजह जो है उनका बताना था कि कोई कराची में के इलेक्ट्रिक का कोई ग्रिड स्टेशन ख़राब नहीं है, ताहम नेशनल ग्रिड स्टेशन से जो है वो बिजली मौसूल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से शहर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। इब्तिदाई तौर पर हम देखा कि शाम 6 बजे के करीब जो है वो बिजली थोड़ी बहुत बहाल हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर से जो है वो एक और ब्रेक डाउन आया जिसमें वो बिजली 1 घंटे के लिए चली, उसके बाद फिर जो है वो बिजली मुनक़ता हो गई और अब भी जो है वो बिजली सही से जो है वो नहीं बहाल हो सकी है। गुलशन इकबाल के इलाके, लियाकताबाद हो, फिर कोरंगी, लांडी और दीगर अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर अब भी जो है वो बिजली बहाल नहीं हो सकी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जुज़वी तौर पर बहाल हुई है, लेकिन कहीं जो है वो बिजली आधे घंटे के लिए आती है तो कहीं 1 घंटे के लिए बिजली आती है और फिर जो है वो बिजली मुनक़ता हो जाती है। महमूदाबाद के कुछ एरियाज़ हैं, इसके साथ साथ कोरंगी और लांडी के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर जुज़वी तौर पर बिजली बहाल की गई थी और फिर जो है वो एक बार फिर से बिजली मुनक़ता हो गई, जिस वजह से एक बार फिर से बिजली मुनक़ता हो गई। बहुत शुक्रिया शुएब बुखारी, इस बारे आप तफसील दे रहे थे। मुल्क भर में पीर के सुबह बिजली का तवील ब्रेकडाउन हुआ जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हुकाम का कहना है नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम होने से बिजली के तरसील का निज़ाम मुअत्तल हुआ है। बिजली की मुकम्मल बहाली में कम अज़ कम 24 घंटे लग सकते हैं। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई की रिपोर्ट।
मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन इंतहाई कम पैदावार ब्रेकडाउन का सबब करार। ब्रेकडाउन के वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार 7000 मेगावाट से कम, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट था। 12 से ज्यादा पावर प्लांट भी फनी खराबियों के बायस बंद। जराये के मुताबिक पीर की सुबह गुद्दू पावर की फ्रीक्वेंसी कम होने से शिमाल की जानिब बिजली का लोड गैर मतवाजन हुआ, जिसके बायस जनूबी हिस्से में थर्मल पावर प्लांट्स बंद हुए। नंदीपुर, हवेली बहादुर शाह और भक्की पावर प्लांट्स ईंधन की कमी के बायस 30% बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि कायदे आजम सोलर से बिजली की पैदावार न होने के बराबर है। नीलम जेहलम पन बिजली मंसूबा भी गुज़िश्ता 8 माह से फनी खराबी की वजह से बंद है। दूसरी जानिब बिजली की बहाली की कोशिशें जारी हैं, ताहम कम पैदावार के बायस सिस्टम बार बार ट्रिप कर रहा है। जराये का कहना है कि आइस्को रीजन में मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 90 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। बिजली की पैदावार 8000 मेगावाट होने से लोड में तवाज़ुन पैदा होगा। सिस्टम को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए फीडर्स को मरहलावार बहाल किया जा रहा है। बिजली की बंदिश से शहरी परेशान, कहीं पानी नहीं तो कहीं गैस, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुतासिर हुई। बिजली की तवील ब्रेकडाउन से जहां हुकूमती सरगर्मियां मुतासिर हुई, वहीं मुल्की मईशत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। बिजली ब्रेकडाउन से कारोबार जिंदगी मफलूज, मुल्की मईशत को 80 अरब रुपए से जायद का नुकसान, मवासलात का निज़ाम भी मुतासर। ज़राए के मुताबिक बिजली की तवील बंदी से टेक्सटाइल सेक्टर में 20 अरब रुपए से जायद के ऑर्डर मुतासर हुए। कमर्शियल और ज़रई सरगर्मियाँ भी मुअत्तल रहीं, जबकि ईंधन की खपत में इजाफा हुआ। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुतासर होने से भी सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा। पावर ब्रेकडाउन से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में भी सरगर्मियाँ मुतासर हुई और सरकारी महकमों का काम भी मुतासर हुआ। नेपरा ने भी मुल्क में होने वाले ब्लैक आउट का नोटिस लेते हुए NTDC से रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़ेह है कि इससे कबल 2021 और 2022 में भी ब्लैक आउट और टावर गिरने के वाक़यात पर जुर्माने किए जा चुके हैं। पाकिस्तान भर में एक बार फिर ब्रेकडाउन हो गया। जनवरी 2023 में 12 घंटों से ज़ायद बिजली बंद होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना रहा है। पाकिस्तान में ये पहला ब्रेकडाउन नहीं है। अक्टूबर 2022 में 500 kV के 2 लाइन्स में खलल पड़ने से ब्रेकडाउन हुआ था। जनवरी 2021 में भी गुड्डू में मसला बढ़ने से ब्रेकडाउन की वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। 2015 में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों की वजह से ब्रेकडाउन हुआ, जबकि 2012 में भी पाकिस्तानियों को ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। 2006 में पाकिस्तान भर की बिजली बंद होने की वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान भर में एक बार फिर ब्रेकडाउन जनवरी 2023 में 12 घंटों से ज़ायद बिजली बंद होने पर शहरियों को परेशानी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन का सख्त नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब तर्जुमान आइस्को के मुताबिक ब्रेकडाउन के बायस 117 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। जावेद हुसैन की रिपोर्ट। मुल्क में बिजली का तवील ब्रेकडाउन, वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म देते हुए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुल्क में बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, जिम्मेदारान का तायुन किया जाए। मुल्क भर में बिजली की फौरी बहाली का हुक्म देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम की मुश्किलात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि हुक्काम के मुताबिक सुबह 7:30 बजे नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिससे कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी ताहाल मुअत्तिल है। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक ब्रेकडाउन के बायस 117 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर तबादले हुए। साबिक हुकूमत के तैनात करदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर को ओहदों से हटा दिया गया। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर तबादले हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद नए अफसरान तैनात कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल को ओहदे से हटाकर विफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। जाहिद अख्तर जमान को नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया। जाहिद अख्तर जमान सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात थे। इसी तरह IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार को भी ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर को IG पंजाब तैनात कर दिया गया।
डॉक्टर उस्मान अनवर से कबल एडिशनल आईजी मोटरवे तैनात थे। दूसरी जानिब CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को भी ओहदे से हटा दिया और एडिशनल आईजी बिलाल सदीक कमियाना को नया CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। इससे कबल साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को भी ओहदे से हटाकर खिदमात वापस पंजाब असम्बली के सुपुर्द कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी पर तहरीक इंसाफ की जानिब से नैब केस में प्ली बार्गन के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। ताहम नैब रिकॉर्ड के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कभी किसी नैब केस में प्ली बार्गन नहीं की। आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के खिलाफ नैब लाहौर ने 2007 में हार स्टील मिल्स में बैंक फ्रॉड केस बनाया, जिसमें हार स्टील मिल्स के डायरेक्टर शेख अफजल समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 11 अरब रुपए के बैंक फ्रॉड का केस बनाया गया। केस में मोहसिन रजा नकवी पर 35 लाख रुपए की वाजिबुल अदा रकम बनी, जिस पर मोहसिन रजा नकवी ने रजाकाराना तौर पर रकम वापस जमा कराने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद मोहसिन रजा नकवी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। 2018 से पहले नैब कानून में रजाकाराना रकम वापसी की शिक मौजूद थी, जिसमें अगर कोई मुल्जिम इंक्वायरी सतह पर रकम वापस कर दे तो वो मुकदमे से डिस्चार्ज या बरी तस्वुर होगा, कोई सजा होगी, ना ही जुर्माना या ना अहली। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में ये दो चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई थी। एक 25 में क्लास ए थी जिसमें वॉलंटरी रिटर्न का जिक्र था और क्लास बी में प्ली बार्गेन का जिक्र था। यहाँ तक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के केस का ताल्लुक है तो ये बिफोर अमेंडमेंट 2022 का है, तो उसमें वो केस वैसे ही फाल नहीं करता, ना वो सेक्शन 25 उनको हिट करता है और ना ही सेक्शन 15 के तहत उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन बनती है और ना किसी हवाले से वो उसमें फाल करते हैं। जब नैब किसी केस के ऊपर कॉग्निजेंस लेती है तो वो जब देखती है कि इंक्वायरी के दौरान वो अपने सबूत सारे इकट्ठे कर लेती है तो मुल्जिम को एक मौका होता है, मुल्जिम के पास एक चांस होता है कि वो वॉलंटरी रिटर्न करे, प्ली बार्गेन करे। इसी तरह ये जो हमारे पंजाब के अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने भी इसी तरह वॉलंटरली रिटर्न किया, जिसके बाद उनके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं रही, जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रजाकाराना रकम वापसी से रोकते हुए वॉलंटरी रिटर्न की शिक खत्म कर दी थी और नैब कानून में सिर्फ प्ली बार्गेन के तहत ही रकम वापसी की इजाजत दी, जिसमें मुल्जिम 10 साल की नाअहली और बतौर सजा याफ्ता तस्वुर होता है। अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर उस्मान अनवर को IG पंजाब तैनात कर दिया। आमिर जुल्फ़िकार को IG पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया। नए IG पंजाब के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए, तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए। इमरान खान, जिसका नाम इमरान खान है, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था और मैं समझता हूँ जी कि ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। तारीख का ऐलान वो खुद करेंगे। मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए। राना सनाउल्लाह की लंदन में दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। जी मिलियन डॉलर अगर क्वेश्चन है तो इसको जो है वो बहाल हो जाना चाहिए। वो बिल्कुल वापस जा रहे हैं। डेट अनाउंस वो खुद करें। इलेक्शन कैंपेन वो खुद जो है वो लीड करेंगे। ये बयानिया जो ये सारी जो एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, ये मेरे आने से एक हफ्ता पहले से जो है शुरू थी, तो उसके बाद मैं भी आके शामिल हुआ हूँ इसमें। तो ये इसी मकसद के लिए हो रहा है। कारकुनों में वोटर्स में जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी है। जितना क्राउड वो पार्टी वर्कर्स का, पार्टी वोटर्स का वो पुल करती हैं,
मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई इतना जो है वो कर सकता है। और ये चीज साबित हुई है, बार बार साबित हुई है। पार्टी में जो एक पोजीशन है उसका तो मेयार और उसका पैमाना यही है ना, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। तो उस पैमाने के ऊपर वो पूरा उतरती हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल एक सही फैसला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये फैसला जो है वो देर से हुआ है, ये फैसला उस वक्त होना चाहिए था। क्या वो वज़ीर आला पंजाब की कैंडिडेट हो सकती है? देखिए, ये वज़ीर आला पंजाब का फैसला तो पार्लिमानी पार्टी करेगी, पार्टी लीडरशिप करेगी। लेकिन जहां तक कैंडिडेट का तल्लुक है तो बिल्कुल उन्हें हो नहीं सकती, उन्हें होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि केयर टेकर का मतलब न्यूट्रल एम्पायर होता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए दयानतदार लोगों के नाम दिए जो मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आज से एहतजाज शुरू करेंगे, अदालत भी जाएंगे। वो वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। टेकर का मकसद क्या था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा। हमने वो नाम दिए जो हम समझते थे कि क्रेडिबल हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, सबको मुस्तरद कर दिया। मैंने इतनी बदयानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। अब इमरान खान के ऊपर फैसला हो गया कांटा लगाना। जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये जो इन्होंने कर दिया है, इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे, इससे तो मुल्क में इंतशार होने लगा है। पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं कि मुझे खौफ आ रहा है कि ये जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था वो उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दे। मुजाहरा शुरू कर रहा हूँ, हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, पिंडी में एहतजाज होगा बुध को। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। इस मुल्क को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जो इलेक्शन कमीशन पहुंचा रही है। हम अदालत में भी जा रहे हैं। अभी तक ना गवर्नर पंजाब ने डेट दी है, ना गवर्नर पख्तूनख्वा ने डेट दी है इलेक्शन की। इलेक्शन होना चाहिए रमज़ान से पहले, और हम अब अदालत में जाएंगे इस चीज़ के ऊपर भी कि हमें डेट चाहिए इलेक्शन की। ये वही एक एजेंडा चला आ रहा है कि किसी तरह रेड लाइन ड्रॉ करके तो किसी तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हटाया जाए। तहरीक इंसाफ के 45 अरकान के कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की वापसी के लिए स्पीकर से मुलाकात के लिए गए, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मिनिस्टर एनक्लेव के बाहर धरने के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटा दिया है। के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में आंख मचोली। किसी ने लगाई स्पीकर से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट और मिनिस्टर एनक्लेव की तरफ दौड़े, तो किसी ने लगा दिए गेटों पर पहरे और ताले। स्पीकर से मुलाकात के लिए पीटीआई के 45 अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट पहुंचे, मगर इन्हें इस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब ऐवान के गेट बंद मिले, जहां से स्पीकर की तलाश में ये अरकान मिनिस्टर एनक्लेव चल दिए। लेकिन यहाँ पुलिस ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उनका कोई स्टाफ, उनका पीए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर और रियाज फतियाना ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर से मुलाकात की, इस्तीफों की वापसी के लिए दरख्वास्त दी और इस्तदा की कि हमारे 45 अरकान को डीनोटिफाई ना किया जाए। आमिर डोगर कहते हैं कि हमने अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया, अब हम अपोजिशन लीडर के लिए अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। कमीशन के सामने अपनी वो एप्लीकेशन, 45 इस्तीफे और वो लिस्ट उनको दी है जो विड्रॉन के हमारे मेंबरान के इस्तीफे थे, कि ये मामला सुबह हमने स्पीकर की वेबसाइट पे भी डाल दिया, उनको ईमेल भी कर दिया, व्हाट्सएप भी कर दिया, और आपको भी ये देकर जा रहे हैं। अगर आज इस वक्त के बाद स्पीकर कोई ऐसा इकदाम उठाते हैं तो ये मुतनाज़ा होगा। पीटीआई वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्री पर भी बात हुई। पीटीआई अरकान ने तकर्री पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अरकान से कहा कि निगरान वज़ीर आला कौन है, इस पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। निगरान हुकूमतों को पाबंद कर दिया, वो कुछ भी गैर आईनी करेंगी तो हम एक्शन लेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उज़्बेक हम मनसब से मुलाकात हुई, अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने तिजारत, तवानाई और इलाक़ाई रवाबित को बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो इक़्तिसादी ताउन तंजीम की वज़रा काउंसिल के 26वें इजलास में शिरकत के लिए ताशकंद पहुँचे हैं, जबकि मज़कूरा इजलास 23 ता 24 जनवरी को ताशकंद में शेड्यूल है। रवा बरस कॉन्फ्रेंस का थीम
رابطے کو مضبوط بنانے کا سال ہے اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کونسل سے خطاب بھی کریں گے۔ اسلام آباد میں پیغام پاکستان سیمینار ہوا۔ ملک بھر سے جید علماء کرام نے نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کے استعمال اور ریاست کے خلاف مسلح محاذ آرائی کو شریعت کی روح سے ممنوع قرار دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ شرپسند افراد کے خلاف کارروائی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ ریاست کے خلاف کفر کا فتویٰ بالکل غلط ہے۔ اسلام آباد میں پیغام پاکستان سیمینار، ملک بھر سے جید اور مستند علماء کرام کی شرکت۔ سیمینار میں وطن عزیز کی سالمت کو دہشت گردی، انتہا پسندی سے خطرات کا جائزہ، قرآن و سنت، دستور پاکستان اور قوم کی اجتماعی سوچ کے مطابق بیانیہ تشکیل، نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال اور ریاست کے خلاف مسلح محاذ آرائی شریعت کی روح سے ممنوع قرار، شرپسند افراد کے خلاف کارروائی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ سیمینار کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق اسلامی تہذیب و تمدن کی روحانیت، عدل و انصاف اور حقوق و فرائض میں توازن کو برقرار رکھنا ضروری ہے، جس سے پاکستان میں مضبوط، متحد اسلامی اور جمہوری معاشرہ بن سکتا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے قوانین پاس ہونے کے بعد پورے ملک میں بطور پالیسی نافذ ہونے چاہیے۔ اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی بیانیے کی وجہ سے پاکستان کی اسلامی حیثیت سے انکار درست نہیں۔ پیغام پاکستان سیمینار کے مطابق پاک فوج اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کو غیر مسلم قرار دینا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف مسلح کارروائی اسلامی تعلیمات کی روح سے بغاوت کا سنگین جرم ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے ویڈیو خطاب میں واضح کیا کہ ریاست کے خلاف کفر کا فتویٰ بالکل غلط ہے۔ پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کا دستور اسلامی دستور ہے، اس کا کام اس کو بحیثیت مسلمان کے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کا ارتداد یا کفر کا فیصلہ یا فتویٰ بالکل غلط ہے۔ اور یہ میں نے مثال اس وقت بھی دی تھی کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عملی طور پر کمزوریاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح پاکستان کا بھی معاملہ ہے، اسلامی ریاست کا بھی معاملہ ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان کے اندر اگرچہ ابھی تک ہماری وہ منزل افسوس ہے کہ حاصل نہیں ہو سکی کہ پورے شریعت نافذ ہو، لیکن اس نفاذ کے طریقے میں یا اس نفاذ کے لیے صحیح طریقہ اختیار کرنے میں خود ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، اور دستور میں جو طریقے تجویز کیے گئے ہیں قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے، ان پر ہم نے توجہ نہیں دی، ان کے خلاف ان کے مطابق کام نہیں کیا۔ اور آپ حضرات نے 20 سال تک یہ جو اسلحہ اٹھائے اور اسلحہ اٹھا کر آپ نے بچوں کو آپ نے نہیں بخشا، عورتوں کو آپ نے نہیں بخشا، علماء کو آپ نے نہیں بخشا، اور اس کے ذریعے آپ یہ بتائیے 20 سال کی جدوجہد میں کوئی ادنا تبدیلی ملک کے اندر آ سکی؟ سیمینار میں قرار دیا گیا کہ ریاست کے خلاف مصروف عمل مسلح گروہ شرعی احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپس کی محاذ آرائی کا فائدہ اسلام اور ملک دشمن قوتوں کو ہو رہا ہے۔ سیمینار میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد ایک صف میں کھڑے ہیں۔ تفریق امیز رویوں کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جانا ضروری ہے۔ علماء کرام نے دہشت گردی اور فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے نام نہاد جہاد کے نام پر بھتہ خوری کو سنگین جرم قرار دیا۔ علماء نے زور دیا کہ امن و امان قائم کرنے والے اداروں کو ان جرائم کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ سیمینار کے مطابق وطن عزیز میں قائم تمام درسگاہوں کا بنیادی مقصد تعلیم و تربیت ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے 23 9th ایئر فورس کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ایلیکس گرینکیوچ نے ملاقات کی۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات میں لیفٹیننٹ جنرل ایلیکس گرینکیوچ نے پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور پاک فضائیہ کی گزشتہ برسوں میں خود انحصاری کے میدان میں کی گئی غیر معمولی پیش رفت کو سراہا۔ انہوں نے علاقائی امن کے فروغ اور سیلاب زدگان کی بحالی میں پاک فضائیہ کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط سفارتی، اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आइंदा 5 माह में तकरीबन $3 अरब की अदायगियां करना होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने की खातिर बुनियादी शरह सूद 1% इजाफे से 17% कर दिया गया। कमेटी ने आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि आइंदा 5 माह में $8 अरब के कर्जे देने हैं, जिसमें से $3 अरब का कर्जा रोल ओवर हो जाएगा, जबकि $2 अरब 20 करोड़ का कमर्शियल लोन है जो अदायगी के फौरन बाद ही वापस ले लिया जाएगा। बकिया $3 अरब से कम की रकम अदा करना होगी। बैंकों की जानिब से डॉलर की खरीदो फरोख्त पर पूछे गए सवाल के जवाब में गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि बैंकों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। 13 बैंकों ने जनवरी से सितंबर 2022 के दौरान $100 अरब की ग्रॉस इनकम दिखाई। एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है ग्रॉस इनकम। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है और इसको अर्न करने के लिए भी बैंक्स की कुछ कास्ट इन्वॉल्व है। तो वो हमने एडजस्ट उसको नहीं किया हुआ, इसलिए कि उसकी बैंक के पास ऐसा उस तरह सेग्रीगेशन नहीं थी। गवर्नर स्टेट बैंक का मजीद कहना था कि इम्पोर्ट पॉलिसी में तरामीम की गई हैं। दरामदात की इजाजत को स्टेट बैंक से मशरूत किया गया है। इम्पोर्टर्स फंड अरेंज कर लें या 180 दिन की डेफर पेमेंट्स कर लें तो कंटेनर्स क्लियर हो जाएंगे। 5 साल बाद बरी होने के बाद साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार का कहना है तफ्तीशकारों ने उन्हें मलीर से हटाने के लिए जल्दबाजी की। उनकी मौजूदगी में मलीर के मकीन पुरसकून थे। नकीबुल्लाह को सिर्फ एक गोली लगी। FIR गलत काटी गई। वो दुनिया न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। जनवरी 2018 को ये केस रजिस्टर हुआ था और आज 5 साल बाद 23 जनवरी 2023 को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इस झूठे केस से सारे के सारे बरी हो गए। नकीबुल्लाह को सिर्फ एक गोली लगी। FIR गलत कटवाई, उसके बाप को बुलाया, उसको बताया गया कि आप इस तरह FIR कटवाएं और उसने अपने बेटे का जो कि नसीमुल्लाह था, जिसकी डेड बॉडी नसीमुल्लाह के नाम से लेके गए थे, ID कार्ड देके गए थे और उसको बाद में नकीबुल्लाह किया। नकीबुल्लाह नामी एक शख्स हमारे पास 2 FIRों में मफरूर था और इश्तियारी था 2016 से। वो AD ख्वाजा IG भी कह रहा था कि जी एक जगह के हमारे पास तो एक पुलिस वाला मुकर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो 164 है। 164 में इन्होंने इतनी गलती की कि 3 की जगह 4 तारीख लिखवा दी। तो लिहाजा इतनी कंट्राडिक्शन, इतनी चीजें थी, नाम भी उसका असल नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो केस का तो यही हाल होना था। इधर मलीर से हटाने का इनको एक शौक लगा हुआ था सारी टीम को कि किसी तरह इसको मलीर से हटा दें। मलीर में और तो उनको कोई चीज नहीं मिली। अगर उनको हटाना था तो बताते मुझे कि मैंने इलाके में कंट्रोल नहीं किया, मेरे इलाके में कोई चोरी डाका ज्यादा हो रहा है, कत्लो गारतगरी, दहशतगर्दी, मैंने इधर से दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। मलीर के लोग पुरसकून थे, मेरे खिलाफ कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ। मेरा एक गनमैन था, उसको कोयटा से उठा लिया, उठाने के बाद ले आए और कहने लगे जी ये प्राइवेट आदमी है और इसके लिए पैसे लेता है, ये करता है, वो करता है, लोग मारता है। 1.5-2 महीना उसको कैद रख के CTD से छोड़ दिया, कोयटा से उठा के कराची CTD में रखा सनाउल्लाह अब्बासी और आमिर फारूकी DIG ने। और उसके बाद है ना जो है उसको वहां से छोड़ा गया। एक दफा भी मैं जानता भी नहीं हूँ और मैं क्यों करूंगा जब हम बेगुनाह लोग हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुझे कोई एक आदमी कह दे कि मैंने कभी किसी से बात की हो कि उसके घर वालों से ये बात करें। मैं कभी किसी क्रिमिनल से ना डरता हूँ, ना कंप्रोमाइज करता हूँ, ना ऐसी कोई चीज है, ना उसके साथ कोई रियायत करता हूँ। मैं जरूर जाऊंगा, चाहे इसमें ये मुझे दें या ना दें वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुझे मेरा 1 साल वापस दिया जाए।